नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में चुनाव संपन्न हो गए हैं, लेकिन अभी तक इसके नतीजे नहीं आ पाए हैं। एक तरफ जहां पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी जीत के दावे कर रही है, तो दूसरी ओर जेल में बंद इमरान खान के समर्थक अपने स्वतंत्र उम्मीदवारों की जीत के दावे कर रहे हैं। वहीं अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इस बीच अब पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईवीएम होती तो नतीजों की घोषणा करने में इतनी देरी न होती। पाकिस्तान चुनाव समाप्त होने के करीब 48 घंटे बाद भी 265 सीटों में से 10 सीटों के नतीजे अभी तक नहीं आए हैं। अभी तक निर्दलीय उम्मीदवारों ने 100 सीटें जीती हैं। वहीं पीएमएलएन दूसरे स्थान पर है, जिसने 72 सीटों पर कब्जा जमाया है और पीपीपी की 54 सीटों पर जीत हुई है। निर्दलीय उम्मीदवार अधिकतर इमरान खान की पीटीआई द्वारा समर्थित हैं। पाकिस्तान के आम चुनावों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के नेता बैरिस्टर गौहर अली खान ने दावा किया है कि उनके पास नेशनल असेंबली में सरकार बनाने लायक संख्या है। इस्लामाबाद में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी द्वारा समर्थित उम्मीदवारों ने नेशनल असेंबली की 170 सीटों पर जीत हासिल की है। ज्ञात हो कि पाकिस्तानी चुनाव आयोग ने अभी तक 250 सीटों के नतीजे घोषित किए हैं। नतीजों के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ द्वारा समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवारों ने 94 सीटों पर जीत हासिल की है। गौहर अली खान ने कहा कि उनकी पार्टी केंद्र, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सरकार बना रही है। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर ने आम चुनाव 2024 के सफल आयोजन पर लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि देश को अराजकता और विभाजन की राजनीति से आगे बढ़ाने के लिए स्थिर सरकार की जरूरत है। सेना प्रमुख ने कहा कि 25 करोड़ की आबादी वाले विकासशील पाकिस्तान के लिए बंटवारा और अराजकता ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव हार जीत का मामला नहीं है, बल्कि ये लोगों के जनादेश को निर्धारित करने की एक कवायद है। पाकिस्तान में किसी भी दल को पूरा बहुमत मिलने की संभावना काफी कम है। ऐसे में सरकार बनाने के लिए गठबंधन जरूरी होगा, इसीलिए नवाज शरीफ के रुख में बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मुश्किलों से बाहर निकालने के लिए सभी राजनीतिक दलों को एक साथ बैठने और सरकार बनाने की जरूरत है। पाकिस्तान में आम चुनावों के अभी पूरे नतीजे नहीं आए हैं। इस बीच शनिवार को पूरे देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को बंद किए जाने की खबर आ रही है। इंटरनेट पर गड़बड़ी पर निगरानी रखने वाले संगठन नेट ब्लॉक्स ने इस बात की पुष्टि की है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स नहीं खुल रहा है। वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक बयान जारी कर निंदा की गई है और कहा गया है कि 21वीं सदी में इस तरह की बेवकूफाना फैसले देश में अस्थिरता को ही बढ़ाएंगे और इससे कुछ निकलेगा नहीं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि घरों पर बुलडोजर चलाना प्रशासन के लिए अब फैशन बन गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उस याचिकाकर्ता को 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया है, जिनके घरों को उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना उज्जैन नगर निगम द्वारा अवैध रूप से ध्वस्त कर दिया गया था। जस्टिस विवेक भूसिया ने आदेश में कहा कि जैसा कि इस अदालत ने बार बार देखा है, स्थानीय प्रशासन और स्थानीय निकायों के लिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किए बिना कार्रवाई तैयार करके किसी भी घर को ध्वस्त करना और उसे अखबार में प्रकाशित करना अब फैशन बन गया है। कोर्ट ने कहा कि तोड़फोड़ अंतिम उपाय होना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए को लेकर अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले ही सीएए को अमल में आना है, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए। उन्होंने कहा यह भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का वादा है। जब देश का विभाजन किया और पाकिस्तान में हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई अल्पसंख्यक थे, उन पर प्रताड़ना होती थी, सारे लोग यहाँ भागकर आना चाहते थे। उस वक्त कांग्रेस पार्टी का वादा था कि आप धीरे धीरे आइए, आप जब भी भारत में आओगे आपका स्वागत करेंगे और आपको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन फिर कांग्रेस वाले मुकर गए। अमित शाह ने कहा कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सीएए किसी की भी नागरिकता लेने या छीनने का कानून नहीं है। इस देश के अल्पसंख्यकों को, खासकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता सीएए छीन ही नहीं सकता, क्योंकि कानून में प्रावधान ही नहीं है। उन्होंने कहा कि धार्मिक प्रताड़ना के कारण पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए हैं, सीएए उनको नागरिकता देने का कानून है। मैं मानता हूं कि इसमें किसी का विरोध नहीं होना चाहिए। शनिवार को लोकसभा में पीएम मोदी ने अपनी सरकार के 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा ये 5 साल देश में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का समय था। उन्होंने संसद की नई इमारत, G20 की अध्यक्षता, भारतीय दंड संहिता की जगह न्याय संहिता लाए जाने, जम्मू और कश्मीर में शांति की सरकार की कोशिशों समेत
कई मुद्दों का जिक्र किया। 17वीं लोकसभा के आखिरी सत्र के समापन के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों की कुल संख्या 221 है। कुल मिलाकर कुछ व्यवधान और अन्य चीजें थीं, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में ये सबसे सफल कार्यकाल है। ऐतिहासिक विधेयक पारित किए गए। संसद के दोनों सदनों में राम मंदिर पर चर्चा के दौरान राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि इतिहास बताता है कि धर्म एक तरफ उद्धार करता है तो दूसरी तरफ अत्याचार करता है। आज मैंने जो देखा वो साफ कहता है कि लोकसभा चुनाव के लिए धर्म के आधार पर सियासी जंग शुरू हो गई है। मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि आज का सत्र क्यों जरूरी था। आज जो भाषण मैंने सुना उससे ऐसा लग रहा है कि भगवान राम और पीएम मोदी में ज्यादा अंतर नहीं है। उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे राम मंदिर केवल मोदी के प्रयासों से बना है, लेकिन हकीकत में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया जिसके बाद राम मंदिर बनाया गया। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं उनसे पूछना कि क्या 1950 के बाद भगवान राम भाजपा के साथ थे? जब लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी रथ यात्रा शुरू की थी तब भगवान राम उनके साथ नहीं थे। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी और भूतपूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिए जाने पर ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना शिंदे गुट कह रही है कि जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई तब तत्कालीन पीएम नरसिम्हा राव पूजा कर रहे थे और कहा था कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं पूजा कर रहा हूं। और जिसने रथ यात्रा निकाली, इन दोनों को मोदी सरकार ने देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया है। उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर 1992 को इसी लोकसभा ने बाबरी मस्जिद के गिराए जाने की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पास किया था, जबकि ये मोदी हुकूमत 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ हुआ उसका जश्न मना रही है। उन्होंने कहा क्या ये सरकार 22 जनवरी का पैगाम देकर ये बताना चाहती है कि एक मजहब को मानने वालों को दूसरे मजहब को मानने वालों पर कामयाबी मिली? क्या इसकी संविधान इजाजत देता है? क्या भारत सरकार का कोई मजहब है? ऐसा करते हुए देश के 17 करोड़ मुसलमानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ओवैसी ने कहा कि 1949 में धोखा हुआ, 86 में धोखा हुआ, 92 में धोखा हुआ और 2019 में धोखा हुआ और 2022 में भी हमको धोखा दिया जा रहा है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुसलमानों को हमेशा ये कहा गया कि तुमको भारत का नागरिक बरकरार रहने के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। हम पर इल्जाम लगाया गया, क्या मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन हूँ, जिन्न का स्पोक्स पर्सन हूँ, क्या मैं औरंगजेब का स्पोक्स पर्सन हूँ? अंत में उन्होंने कहा कि जिस जगह मस्जिद थी है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद और भारत जिंदाबाद। बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले ऑपरेशन लालटेन को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। बिहार विधानसभा में 12 फरवरी यानी सोमवार को नीतीश सरकार को अपना बहुमत साबित करना है। इससे पहले ऐसी खबरें चर्चा में हैं। फ्लोर टेस्ट के पहले जेडीयू का आरोप है कि बिहार में उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने आरोप लगाया है कि विपक्ष हमसे सीधा मुकाबला नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि विपक्ष जो साजिश रच रहा है या अनैतिक तौर पर जो चाहता है उसका पूरी ताकत के साथ जवाब देंगे। खबरों के मुताबिक नीतीश सरकार के एक करीबी मंत्री के आवास पर जेडीयू के विधायकों के लिए भोज रखा गया था, लेकिन इसमें जेडीयू के करीब 20 विधायक नहीं पहुंचे। पत्रकारों ने उमेश कुशवाहा से ये सवाल भी किया कि क्या जेडीयू के कुछ विधायक बीमार हैं, तो उमेश कुशवाहा ने इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं दिया। बिहार में मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल बीजेपी के 78, जेडीयू के 45 और जीतन राम मांझी के पार्टी हम के 4 विधायकों का समर्थन नीतीश सरकार के पास है। यानी 243 सीटों की बिहार विधानसभा में नीतीश के पास स्पष्ट बहुमत दिखता है। लेकिन जीतन राम मांझी भी नाराज बताए जा रहे हैं और उनके नीतीश सरकार से अलग हो जाने की चर्चा भी खूब चल रही है। इन्हीं अटकलों के बीच सीपीआईएम के विधायक महबूब अली ने जीतन राम मांझी से मुलाकात की है। हालांकि हम के प्रवक्ता नंदलाल मांझी ने बीबीसी को बताया है ये मुलाकात अनौपचारिक थी। सबसे अधिक अटकलें इसलिए लग रही हैं क्योंकि पिछले महीने जिस वक्त नीतीश ने एनडीए का हाथ थामा था, उस वक्त आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि बिहार में खेला अभी बाकी है। उसके बाद बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने भी अपने पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। इस बीच कांग्रेस ने बिहार के अपने कई विधायकों को हैदराबाद भेज दिया है। बिहार कांग्रेस प्रवक्ता आशित नाथ तिवारी के मुताबिक जेडीयू के कई विधायक नीतीश कुमार से नाराज हैं और वो महागठबंधन में आएंगे तो हम दरवाजा बंद नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव के खेला होगा को लेकर अब जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन ने कहा है कि फ्लोर टेस्ट के दौरान दर्जनों विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे।
हालांकि उन्होंने महागठबंधन के विधायकों की क्रॉस वोटिंग की बात कही है, लेकिन चर्चा जेडीयू विधायकों के फ्लोर टेस्ट की अधिक है। इसीलिए बीजेपी ने अपने विधायकों को शिफ्ट कर दिया है। अब देखना होगा कि जीतन राम मांझी के बेटे का बयान महागठबंधन के लिए था या किसी और के लिए, क्योंकि राजनीति में कुछ भी पक्का नहीं मान सकते। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश हुआ और फिर एक दिन बाद ही हंगामे के बीच पास हो गया। इसके प्रावधानों को लेकर खूब चर्चा हो रही है। विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस बिल का आना सीधे तौर पर प्रतीकात्मक और राजनीति से प्रेरित है। जब उनसे बिल के आपत्तिजनक प्रावधानों को लेकर पूछा गया तो उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप के लिए उस यूसीसी में रजिस्ट्रेशन का नियम है, जो कि नैतिक दबाव जैसा लगता है। यह यूसीसी के मूल मुद्दों से संबंधित नहीं है। सिंघवी ने इसे निजता का हनन बताया। उन्होंने सीधे तौर पर इसे सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 21 से जुड़े अनेकों फैसलों का उल्लंघन करता है, ये कहा। पंजाब से भी इंडिया गठबंधन को झटका लग रहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि आप सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने जा रही है। इससे पहले सीएम भगवंत मान ने भी ऐसा ही बयान दिया था, लेकिन आप संयोजक की तरफ से इसकी पुष्टि होना सब कुछ साफ कर देता है। केजरीवाल ने पंजाब के खन्ना में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2 साल पहले आपने हमें आशीर्वाद दिया था। आपने विधानसभा चुनाव में हमें 117 में से 92 सीटें दी। आपने पंजाब में इतिहास रचा। मैं आपके साथ हाथ जोड़कर एक और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। 2 महीने में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब से 13 और चंडीगढ़ से 1, कुल मिलाकर 14 सीटें हैं। अगले 10 से 15 दिनों में आप इन सभी 14 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। आपको इन सभी 14 सीटों पर आपको बहुमत के साथ जीत दिलानी है। दिल्ली के प्रगति मैदान में टनल का 18 महीने पहले उद्घाटन हुआ था, लेकिन अब इसके डिजाइन समेत कई तकनीकी खामियां सामने आई हैं। प्रगति मैदान टनल में लगातार पानी की रेसा हो रहा है। टनल के फाउंडेशन में दरारें देखी गई हैं। इसी को लेकर राहुल गांधी ने लिखा है कि देश में भ्रष्टाचारियों का अमृतकाल चल रहा है। 777 करोड़ खर्च कर बनाई गई प्रगति मैदान टनल सिर्फ 1 साल में उपयोग के लायक नहीं रही। प्रधानमंत्री विकास की हर परियोजना पर प्लानिंग की जगह मॉडलिंग कर रहे हैं और ईडी, सीबीआई, आईटी भ्रष्टाचार से नहीं लोकतंत्र से लड़ रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पत्र लेकर कहा है कि आपकी आलोचना करने पर कांग्रेस समर्थक मुझे ट्रोल कर रहे हैं। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने इस पत्र को सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी पोस्ट किया है। उनका यह पत्र इसीलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो खुद कांग्रेस पार्टी की सक्रिय मेंबर रह चुकी हैं। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने राहुल गांधी से इस पत्र पर कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का आपका पसंदीदा नारा आपके समर्थकों के कानों में नहीं पड़ रहा है। उन्होंने इस पत्र में राहुल गांधी से न्याय की मांग की है। उन्होंने कहा कि आपकी और कांग्रेस की आलोचना करने के चलते कांग्रेस समर्थक मुझे सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर एकनाथ शिंदे की सरकार पर निशाना साधते हुए उसे बर्खास्त करने की मांग की। ठाकरे ने यह भी मांग की कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और नए सिरे से चुनाव कराए जाए। बता दें, गुरुवार शाम में उनकी पार्टी के एक नेता की गोली मारकर हत्या के बाद राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति का हवाला देते हुए ठाकरे ने ये बात कही। राज्यसभा में खड़गे ने जयंत चौधरी को बोलने से रोका, जिसके बाद जयंत ने कहा कि मेरा अपमान किया गया। जयंत ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों का सम्मान किया है, सम्मान पर राजनीति करना ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह सिर्फ एक पार्टी के नहीं है। जयंत ने इसके साथ ही कहा कि पीएम मोदी में चौधरी चरण सिंह की झलक है। बता दें, जयंत चौधरी ने कल भी पीएम मोदी की जमकर तारीफ की थी और साथ ही जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं तो उन्होंने कहा था, आज मैं किस मुंह से मना करूं। जयंत चौधरी आज संसद में बोले कि पीएम मोदी में चौधरी चरण सिंह की झलक दिखती है। इसको रीट्वीट कर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने लिखा है कि महिला पहलवानों के साथ हुए अन्याय को बड़े चौधरी साहब कतई बर्दाश्त नहीं करते। वहीं ट्विटर पर कुछ अन्य लोग पहलवान साक्षी मलिक का कुश्ती छोड़ते हुए और किसान आंदोलन को फोटो ट्वीट कर जयंत चौधरी की बात लिख रहे हैं कि मोदी सरकार गाँवों और महिलाओं के लिए बेहतरीन काम कर रही है। मैं उनमें चरण सिंह की छाया देखता हूँ। यानी जयंत चौधरी पर तंज कसा जा रहा है। जयंत चौधरी के पारा बदलने के कयासों और भारत रत्न को लेकर सोशल मीडिया पर काफी रिएक्शन हो रहे हैं। पत्रकार रणविजय सिंह ने किसान आंदोलन के दौरान एक तस्वीर साझा की है जिसमें एक जवान किसान को डंडे से मार रहा है। इसके साथ ही पत्रकार ने लिखा है कि जयंत चौधरी ने आज संसद में कहा कि मोदी सरकार की कार्यशैली में चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक है।
कई लोग जयंत चौधरी का एक पुराना बयान शेयर कर रहे हैं। इस बयान में वो कहते हुए सुने जा सकते हैं, मैं कोई चवन्नी हूँ जो ऐसे करके पलट जाऊंगा। लेखक अशोक कुमार पांडे ने लिखा है कि जयंत चौधरी और उनके सेक्युलर सिपाहियों का दिल जीता जा चुका है। दिल को डील भी पढ़ सकते हैं। घोषणा की औपचारिकता 2-3 दिन में पूरी कर ली जाएगी। उत्तर प्रदेश में इंडिया ब्लॉक को एक और झटका लगा है। राष्ट्रीय लोक दल के एनडीए के साथ जाना तय है। वहीं सपा नेता रामगोपाल यादव से जब पूछा गया कि जयंत के जाने पर क्या आपको झटका लगा है, इसके जवाब में उन्होंने कहा, ना हमें धक्का लगा है ना लगेगा। इससे पहले उन्होंने कल कहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जा रहा है, जनता बड़ी है। चुनाव के समय कोई आता और कोई जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उत्तराखंड के हिंसाग्रस्त हल्द्वानी शहर के बाहरी इलाकों से कर्फ्यू हटा लिया गया है, लेकिन बनभूलपुरा क्षेत्र में ये लागू रहेगा, जहां एक अवैध मदरसे को तोड़े जाने को लेकर भीड़ ने आगजनी और तोड़फोड़ की थी। पुलिस ने कहा कि अराजक तत्वों को ढूंढा जा रहा है और उनकी गिरफ्तारियां होंगी। अधिकारी ने बताया कि इस हिंसा को लेकर 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें 16 लोगों को नामजद किया गया है और 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान की जा रही है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।